तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 में आया और उसके ऊपर काम हुआ। फिर उसमें कुछ कमियां पाई गई और उन कमियों को दूर करने के लिए आगे अगला एक्ट आता है जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, वास्तव में कहा जाए तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इसलिए कई लोग इसको संशोधनात्मक अमेंडमेंट एक्ट के रूप में भी इसको देखते हैं, क्योंकि संशोधन किया गया। कई सारे प्रावधान है, लेकिन मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इसके मुख्य 3 प्रावधान है उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो इसका पहला प्रावधान है कि मुंबई और मद्रास के लिए विधि बनाने का अधिकार अब बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मतलब क्या हुआ कि पहले जहां बंबई और मद्रास अपने लिए अपना विधि बना सकते थे, कानून बनाने का अधिकार था, जो कि पहले 73 के एक्ट में उनको दिया गया था, उसको उनसे वापस लेके और यह कार्य दे दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल अब पहले से ज्यादा ताकतवर होता है और वो जो कानून बनाएगा वही कानून मद्रास और बंबई में भी लागू होगा। सेकंड पॉइंट, गवर्नर जनरल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर। मैं दोबारा आपसे बात करूं कि बहुत संक्षेप में इस बोर्ड पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। बोर्ड भी नहीं है, आप देख रहे हो दरवाजे के पीछे लिख रहा हूं, तो प्लीज डोंट माइंड। यहाँ छोटा सा टॉप पॉइंट होगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल बनी थी उसके दिए गए आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते थे, सर्वोच्च न्यायालय में जाके आप वाद पेश कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को और पावरफुल बनाने के लिए, और मजबूत देने के लिए, और शक्तिशाली बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार छीन लिया गया और कहा गया कि आप जो है गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के द्वारा दिए गए निर्णयों पर कोई बात मतलब कोई भी केस नहीं लेंगे और नहीं उस पर कोई आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और नहीं उसके खिलाफ कोई भी निर्णय आप दे सकते हैं। मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम कर दिया गया। देखिए, कोर्ट स्थापित होते ही कोर्ट के पावर को स्नैच करके गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को मजबूत बनाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे चले, सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता समाप्त। मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मुकदमे लेगा झगड़े का, मारपीट का, लेकिन राजस्व मतलब कर से रिलेटेड जो मुद्दा होगा, मान लीजिए किसी किसान से गवर्नर जनरल या उसके अधिकारी ज्यादा कर ले लिया या कर के लेके कोई मुद्दा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई नहीं करेगा। मतलब इनडायरेक्टली भारत के किसानों का या करदाताओं का शोषण जो मन में आए, अगेन कहा जाए या पुनः इसको देखेंगे तो राष्ट्र के निरंकुश शासकों की तरफ ब्रिटिश बंगाल की कहूंगा अभी तो, ब्रिटिश बंगाल के गवर्नर जनरल को निरंकुश बनाया गया। इसे कहा गया कि संशोधनात्मक एक्ट है, लेकिन इस संशोधन किसका किया? सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को ज्यादा पावरफुल बनाने का काम किया। तो दोस्तों, ये हमारा था एक एक्ट। इसके बाद पुनः हम बढ़ते हैं संवैधानिक इतिहास की तरह या संवैधानिक विकास की तरह। तो एक अगला एक्ट आता है जिसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया। कहा यह जाता है कि 73 और 81 मतलब रेगुलेटिंग एक्ट तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दोनों में जो कमियां पाई या दोनों में कानून लगाने के बाद जो दिक्कतें महसूस हुई उसको दूर करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिशों ने जो भी कानून बनाया वो दूर करने में अपनी सुविधा का भरपूर ख्याल रखा। उसके लिए एक और नया कानून बन के आया और वो आया 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, क्योंकि इसके सर्वेसर्वा मिस्टर पिट्स थे, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया। 1784 में आता है। इसकी एक बड़ी खासियत थी। खासियत क्या थी कि बड़े ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज। अभी तक ब्रिटेन का शासक ये दावा नहीं करता था कि भारत की ये जमीन मेरी है, लेकिन यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा पहली बार
ये सुनिश्चित कर दिया, दावा पेश कर दिया कि जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक रूप से कब्जा करती जा रही है वो अधिकार क्षेत्र अब मेरा है, अब वहां का शासक ब्रिटेन का शासक है। तो आप लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट में हम लोगों ने एक बात कही थी उस समय, उसके आगे देंगे कि इस एक्ट में ही एक शीर्षक आया और वो लिखा हुआ था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मतलब क्या कि भारत में अब ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र जो है आइडेंटिफाई हो गए, मान लिए गए कि ये क्षेत्र जिस पर भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया है या राजनीतिक रूप से उस पर अपना गढ़ बना के उसको सुरक्षित कर लिया है, वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन माना जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं। हमेशा अधीन किसके होगा? ब्रिटिश सम्राट के अधीन होगा। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन मानने के लिए ही सोचिए कि एक बहुत बड़ा एक्ट बनाया गया, बहुत बड़ा कानून बनाया गया, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। और इसमें जो मुख्य प्रावधान थे या प्रमुख प्रावधान थे वो निम्न है। तब इन प्रमुख प्रावधानों के बारे में एक एक करके आपको मैं व्याख्या कर दूं, थोड़ा समझा दूं। पहला था कि 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमानी को रोकने के लिए जरूरी था कि आपको कुछ न कुछ अलग करना है। क्या करना है? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नियंत्रण बोर्ड बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके राजनीतिक अधिकार को ले लिया गया। पहले राजनीतिक और व्यापारिक दोनों अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, अब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से राजनीतिक अधिकार ले लिया गया। मतलब अब वो न सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, न असैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, ये काम उनके हाथ से ले लिया गया। राजस्व पर भी उनका अधिकार खत्म करने का प्रयास किया गया पार्शली, और सिर्फ उनके पास व्यापार रहने दिया गया। और इसके लिए अलग से एक और बोर्ड बन गया जिसे कहा गया नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 6 सदस्य बनाई गई। और उन 6 सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। मतलब अब 6 लोग जो होंगे वो ब्रिटिश सम्राट के व्यक्ति होंगे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, जो कि भारत पर नियंत्रण करेंगे। मतलब यहाँ से एक अलग चेंज होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अब ब्रिटिश सम्राट भारत को नियंत्रण करने का प्रयास करने लगा। इस तरह से कहा जाए कि अब 2 शासक हो गए। भारत में 2 शासन व्यवस्थाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, दूसरा ब्रिटेन का राजा सम्राट अपने 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा भारत में राजनीतिक शासन कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, या कहिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आधा अधिकार क्षेत्र जो है कट के किसके पास चला गया? ब्रिटेन के संसद थ्रू सम्राट। सेकंड पॉइंट कि बंबई और मद्रास जो अभी तक कुछ उनके पास अधिकार था उनके गवर्नरों का, उसको भी हटा दिया गया। और पुनः देखिए कि धीरे धीरे भारत में गवर्नर जनरल की शक्तियों में लगातार इजाफा हो रहा है। और एक और इजाफा हुआ कि अब पूर्णतः बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे और जो वो कहेगा वही करेंगे। उनकी शक्तियां लगभग छीड़ कर दी गई, इंडिपेंडेंसी समाप्त कर दी गई। वो लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे, उनको हर काम के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेना जरूरी कर दिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो 4 सदस्य लोग थे जो इनको सहयोग करते थे भारत में सत्ता चलाने के लिए, भारत में कार्य करने के लिए, उसकी संख्या 4 से घटा के कितनी कर दी गई? 3। और सेम हुए प्रांतीय परिषद मतलब बंबई और मद्रास जो प्रांतीय परिषद था वहां भी 4 से कितनी कर दी गई? तो 3। तो तीसरा और चौथा पॉइंट दोनों ही जगह, प्रांत में भी और केंद्र में भी, केंद्र मतलब बंगाल, प्रांत मतलब बंबई तथा मद्रास, यहाँ पे कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या घटा के 4 से 3 कर गई। अब 3 लोग सलाहकार हो गए। आगे चले कि एक और बड़ा काम किया गया कि प्रांतीय सरकार, मतलब बंबई की सरकार चाहे मद्रास की सरकार, केंद्रीय आदेशों का पालन न किए, केंद्रीय सरकार के दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर शासन नहीं करती है तो गवर्नर जनरल वहां के सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इतनी ज्यादा शक्ति दे दी गई। मतलब फिर मैं कहूंगा कि गवर्नर जनरल की शक्ति में इजाफा। अब प्रांतीय सरकार पूर्णतः किसके नियंत्रण में? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल एक तरह से कह लीजिए एक राजा की भांति उसकी शक्तियों को विकसित किया जा रहा है कि वो जो कहेगा वो प्रांतीय सरकार को मानना है। और विरोध करती है, उसके दिशा निर्देश को नहीं मानती है, तो उस स्थिति में उस सरकार को बर्खास्त कर सकता है।
इसके बाद आगे चलेंगे आप लोग। कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे जो राजाओं से या लोगों से टाई अप करके उपहार लिया करते थे, अब कह दिया गया आप कोई उपहार नहीं लेंगे। उदाहरण दे दूं कि 1757 की प्लासी के युद्ध में मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट में मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए कुछ क्षेत्र, धन, संपदा, बहुत सारी बातें थी जो इतिहास का पार्ट है। इतिहास पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को उस जमाने में 1.5 लाख स्वर्ण सिक्के अलग से गिफ्ट के रूप में दिया था। किसने? मीर कासिम ने। इस तरह से तमाम अधिकारी जो आज हम लोग घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी में चला रहा था। पहले ऑफिशियल था, अब उसने कह दिया कि नहीं, अब आप किसी से कोई उपहार नहीं लेंगे, मतलब भ्रष्टाचार बंद करो। फिर भी चलता रहा, बंद कभी नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के जमाने से चला रहा, चल रहा है, आज भी आ गए ढूंढो, बाकी चल रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये उपहार का जो शब्द दिया गया, उपहार मतलब वही घूस, लोगों से पारितोषिक लेके, घूस लेके, 3-5 लेके जो काम होता था, उसको बंद किया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल के युद्ध और संधि के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ नियंत्रण था, उससे पहले स्वीकृति लेना पड़ेगा अगर किसी भी देशी रियासत पे बंगाल के गवर्नर जनरल को आक्रमण करना हो या उससे संधि करना हो। तो एक थोड़ा सा इनके ऊपर कंट्रोल किया कि भाई नहीं, आप अपने मन से जब मन किया किसी पर आक्रमण नहीं कर देंगे, जब मन किया किसी से संधि नहीं कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार फैल रही थी कि मनमानी कर रहा था, जिसको मन किया उसको दबा दिया, आक्रमण कर दिया और घूस में पैसा लेके संधि करके मार टलका दिया। ना ना ना, अटैक के पहले हमसे पूछो और संधि भी होगा तो मुझसे पूछो। शर्त जो होगा उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे, बोर्ड या नियंत्रण काम करेगा, तब ऐसा हो सकता है। तो ये जो थी हमारी पूरी की पूरी पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण प्रावधान थी जिस पर मैंने आपसे बात की। उसके आगे थोड़ी सी फिर चले, एक छोटा सा और टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद समाप्ति करेंगे। हाँ, एक छोटा सा क्षमा चाहूंगा आप लोगों को कि बीच में वीडियो में एक म्यूजिक बज गई थी। अब कोई बेल दबा दिया तो क्या करिए, घर में वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है तो बेल दबेगा, उतना आप लोग क्षमा करिएगा, मैं पहले क्षमा मांग रहा हूँ। अगला हमारा हेडिंग है 1786 का अधिनियम। ये बहुत बड़ा नहीं था, तो ईस्ट इंडिया एक्ट खुद ही बहुत ही विस्तृत रूप में आ चुका था। उसमें मामूली सुधार के लिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सुधार के लिए कुछ प्रावधान आए, जिसमें से 2 प्रावधान मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा प्रयोगी होता है, जो आपके जानने के लिए ज्यादा जरूरी है, उसके बाद चर्चा करूं। तो पहला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपना निर्णय लागू करने का अधिकार दिया। मतलब गवर्नर जनरल और शक्तिशाली हो गया। अब उसके 3 सदस्य जो परिषद थे, और तीनों मिलकर ये कह देते हैं कि नहीं, आपको पूरब जाना है, और वो चाहता कि मैं पश्चिम जाऊं तो जा सकता था। मतलब तीनों मिलकर कोई भी निर्णय लेके भी उसको बाध्य नहीं कर सकते थे कि गवर्नर जनरल वो काम करे। मतलब क्या कि गवर्नर जनरल और निरंकुश हो गया। कह सकते हो गवर्नर जनरल ने अपने कार्यों से ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इतना प्रभावित किया कि उसको इतना निरंकुश बना दिया गया कि उसके कार्य परिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। पहले बाध्यता थी, जब 4 लोग थे या 3 लोग थे तो अगर 2 लोग एक साइड हो जाते तो बाध्यता आती थी, लेकिन अब ये बाध्यता भी यहाँ समाप्त कर दिया गया। मतलब ज्यादा निरंकुश बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। और दूसरा एक और इसमें पॉइंट है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दे दी गई। मतलब सेना के ऊपर भी पूर्णतः उसी का नियंत्रण होगा। सेना कैसे लड़ेगी, क्या लड़ेगी, किसको क्या दायित्व दूंगा, किधर लगाऊंगा, वो पूरा का पूरा, मतलब कह सकते हो कि एक आदमी के पास राजनीतिक पावर, व्यापारिक पावर, और अब यहाँ सेना सुरक्षा की भी व्यवस्था आ गई। मतलब पूर्णतः वो शक्तिशाली बन गया। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को रोकेंगे। बाकी इसके आगे कल नए वीडियो में आगे के बारे में हम आपसे बात करें। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाँ, अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको क्या गंदा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, या कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिए। और लास्ट में एक और बात कहूंगा कि अपना बेल आइकन जरूर दबाइए। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय।